नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 13वां भाग लेकर। जैसे कोई उसे मिनिस्ट्री से इस्तीफा देने को कह रहा हो, वह भुनभुनाने लगा, किसे दें? है कोई इस काम को करने वाला? आजकल के लौंडे क्या जाने इन बातों को, हल्दी मिर्च जैसा पीस कर रख देंगे। पर उसने किया यही कि सिल लोढ़े का कार्य एक नौजवान को दे दिया। हाथ धोकर उसने अंडरवियर के पीछे पोंछ लिए और वैद्य जी के पास जाकर खड़ा हो गया। तख्त पर वैद्य जी, रंगनाथ, बद्री पहलवान और प्रिंसिपल साहब बैठे थे। प्रिंसिपल एक कोने में खिसक कर बोले, बैठ जाइए सनीचर जी। इस बात ने सनीचर को चौकन्ना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि उसने टूटे हुए दांत निकाल कर छाती के बाल खुजलाने शुरू कर दिए। वह बेवकूफ़ सा दिखने लगा, क्योंकि वह जानता या चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाता है क्योंकि वह जानता था कि चालाकी के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाता है। बोला, अरे प्रिंसिपल साहब, अब अपने बराबर बैठाकर मुझे नरक में न डालिए। बद्री पहलवान हंसे, बोले, स्याले गंजापन झाड़ते हो, प्रिंसिपल साहब के साथ बैठने से नरक में चले जाओगे। फिर आवाज़ बदल कर बोले, बैठ जाओ उधर। वैद्य जी ने शाश्वत सत्य कहने वाली शैली में कहा, इस तरह से ना बोलो बद्री। मंगलदास जी क्या होने जा रहे हैं, इसका तुम्हें कुछ पता भी है? सनीचर ने बरसों बाद ये अपना सही नाम सुना था। वह बैठ गया और बड़प्पन के साथ बोला, अब पहलवान को ज़्यादा जलील ना करो महाराज, अभी इसकी उम्र ही क्या है, वक्त पर सब समझ जाएंगे। वैद्य जी ने कहा, तो प्रिंसिपल साहब कह डालो जो कहना है। उन्होंने अवधि में कहना शुरू किया, कहे का कौन बात है, आप लोग सबई जानत हो। फिर अपनी को खड़ी बोली की सूली पर चढ़ाकर बोले, गांव सभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ का प्रधान बड़ा आदमी होता है, वह कॉलेज कमेटी का मेंबर भी होता है और एक तरह से मेरा भी अफसर। वैद्य जी ने अकस्मात कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। वैद्य जी ने अकस्मात कहा, सुनो मंगलदास, इस बार हम लोग गांव सभा का प्रधान तुम्हें बनाएंगे। सनीचर का चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसने हाथ जोड़ दिए। पुलकगात लोचन सलिल किसी गुप्त रोग से पीड़ित उपेक्षित कार्यकर्ता के पास किसी मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बनने का परवाना आ जाए तो उसकी क्या हालत होगी, वही सनीचर की हुई। फिर अपने को काबू में करके उसने कहा, अरे नहीं महाराज, मुझे क्यों बना रहे हैं? मुझ जैसे नालायक को आपने इस लायक समझा, इतना बहुत है, पर मैं इस इज्जत के काबिल बिल्कुल नहीं हूँ। सनीचर को अचंभा हुआ कि अचानक ये इतनी बढ़िया उर्दू छांट गया। पर बद्री पहलवान ने कहा, अबे किसी से मत बहक, ऐसी बातें तो लोग प्रधान बनने के बाद कहते हैं, इन्हें तब तक के लिए बांधे रख। इतनी देर बाद रंगनाथ बातचीत में बैठा। सनीचर का कंधा थपथपाकर उसने कहा, लायक नालायक की बात नहीं है सनीचर, हम मानते हैं कि तुम नालायक हो, पर उससे क्या? प्रधान तुम खुद थोड़े ही बन रहे हो, वह तो तुम्हें जनता बना रही है। जनता जो चाहेगी वही करेगी, तुम कौन हो चाहने वाले? पहलवान ने कहा, लौंडे तुम्हें दिन रात बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तब तुम क्या करते हो? यही ना कि चुपचाप बेवकूफ़ बन जाते हो। प्रिंसिपल साहब ने पढ़े लिखे आदमी की तरह समझाते हुए कहा, हाँ भाई, प्रजातंत्र है, इसमें तो सब जगह यही इसी तरह होता है। सनीचर को जोश दिलाते हुए वे बोले, शाबाश सनीचर, हो जाओ तैयार। यह कहकर उन्होंने चढ़ जा बेटा सूली पर वाले अंदाज से सनीचर की ओर देखा। उनका सिर हिलना बंद हो गया था। प्रिंसिपल ने आखिरी धक्का दिया, प्रधान कोई गबड़ू बछड़ू नहीं हो सकता, भारी ओहदा है, पूरे गांव की जायदाद का मालिक, चाहे तो एक दिन में लाखों का वारा न्यारा कर दे। और वह तो एक मुकामी हाकिम है, चाहे तो सारे गांव को 107 में चालान करके बंद कर दे। बड़े बड़े अफसर आकर उसके दरवाजे बैठते हैं, जिसकी चूली खादे उसका बैठना मुश्किल। कागज़ पर जरा सा मोहर मार दी और मन चाहा मनमाना तेल शक्कर निकाल लिया। गांव में उसके हुक्म के बिना कोई अपने घूरे का कूड़ा तक नहीं डाल सकता। सब उससे सलाह लेकर चलते हैं।
सबकी कुंजी उसके पास है, हर लावारिस का वही वारिस है, क्या समझे। रंगनाथ को ये बातें आदर्श बात से कुछ गिरी हुई जान पड़ रही थी। उसने कहा, तुम तो मास्टर साहब प्रधान को पूरा डाकू बनाए दे रहे हो। हे कहकर प्रिंसिपल ने ऐसे प्रकट किया जैसे वे जानबूझकर ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हों। ये उनका ढंग था जिसके द्वारा बेवकूफ़ी करते करते वे अपने श्रोताओं को ये भी जता देते थे कि मैं अपनी बेवकूफ़ी से परिचित हूँ, इसलिए बेवकूफ़ नहीं हूँ। हे रंगनाथ बाबू, आपने भी क्या सोच लिया? मैं तो मौजूदा प्रधान की बातें बता रहा था। रंगनाथ ने प्रिंसिपल को गौर से देखा। ये आदमी अपनी बेवकूफ़ी को भी अपने दुश्मन से ऊपर ठोक कर उसे बदनाम कर रहा है। समझदारी के हथियार से तो अपने विरोधियों को भी सब मारते हैं, पर यहाँ बेवकूफ़ी के हथियार से विरोधी को उखाड़ा जा रहा है। थोड़ी देर के लिए खन्ना मास्टर और उनके साथियों के बारे में मैं निराश हो गया। उसने समझ लिया कि प्रिंसिपल का मुकाबला करने के लिए कुछ और मजे हुए खिलाड़ी की ज़रूरत है। सनीचर कह रहा था, पर बद्री भैया इतने बड़े बड़े हाकिम प्रधान हैं, दरवाजे पर आते हैं, अपने तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। देख लो ये दुपट्टा और छप्पर। बद्री पहलवान हमेशा से सनीचर से अधिक बातें करने में अपनी तौहीन समझते थे। उन्हें संदेह हुआ कि आज मौका पाकर यह मुंह लगा जा रहा है, इसलिए वे उठकर खड़े हो गए। कमर से गिरती हुई लुंगी को चारों ओर से लपेटते हुए बोलो, घबराओ नहीं, एक दिया सलाई तुम्हारे टूटे छप्पर में भी लगा देता हूँ, ये चिंता अभी दूर हुई जाती है। कहकर वे घर के अंदर चले गए। ये मजाक था ऐसा समझकर पहले प्रिंसिपल साहब हंसे, फिर सनीचर भी हंसा। रंगनाथ की समझ में आते आते बात दूसरी ओर चली गई। वैद्य जी ने कहा, क्यों, मेरा स्थान तो है ही, आनंद से यहाँ बैठे रहना, सभी अधिकारियों का यहीं से स्वागत करना। कुछ दिन बाद पक्का पंचायत घर बन गया, उसी में जाकर रहना। पंचायत घर बन जाएगा, उसी में जाकर रहना, वहीं से गांव सभा की सेवा करना। सनीचर ने फिर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े। सिर्फ यही कहा, मुझे क्या करना है, सारी दुनिया यही कहेगी आप लोगों के होते हुए शिवपालगंज में एक निठल्ले को। प्रिंसिपल ने अपनी चिर परिचित हैं और अवधि का प्रयोग करते कहा। फिर बहकने लगे आप सनीचर जी, हमारे इधर राजापुर की गांव सभा में वहाँ के बाबू साहब ने अपने हलवाई को प्रधान बनाया। कोई बड़ा आदमी इस धक्का-पेल में खुद कहाँ पड़ता है। प्रिंसिपल साहब बिना किसी कुंठा के कहते रहे और मैनेजर साहब उसी हलवाई ने सभापति बनकर रंग बांध दिया। किस्सा मशहूर है कि एक बार तहसील में जलसा हुआ, डिप्टी साहब आए, सभी प्रधान बैठे थे, उन्हें फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया। डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे थे। तभी हलवाई राम ने कहा कि यह कहाँ का न्याय है, हमें बुलाकर फर्श पर बैठाया जाए, और डिप्टी साहब कुर्सी पर बैठे। डिप्टी साहब भी नए लौंडे थे, ऐठ गए। फिर तो दोनों तरफ इज्जत का मामला पड़ गया। प्रधान लोग हलवाई राम के साथ हो गए। इंकलाब जिंदाबाद से नारे लगने लगे। डिप्टी साहब वहीं कुर्सी दबाए शांति शांति चिल्लाते रहे, पर कहाँ की शांति, कहाँ की शकुंतला। प्रधानों ने सभा में बैठने से इनकार कर दिया और राजापुर का हलवाहा तहसीली क्षेत्र का नेता बन बैठा। दूसरे ही दिन 3 पार्टियों ने अर्जी भेजी कि हमारे मेंबर बन जाओ, पर बाबू साहब ने मना कर दिया कि खबरदार, अभी कुछ नहीं, हम जब जिस पार्टी को बनाए उसी के मेंबर बन जाना। सनीचर के कानों में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उसकी कल्पना में एक नंग धड़ंग अंडरवियरधारी आदमी के पीछे 200 आदमी वहाँ उठा कर चीख रहे थे। वैद्य जी बोले, ये अशिष्टता थी, मैं प्रधान होता तो उठकर चला आता, फिर 2 मास बाद अपनी गांव सभा में उत्सव करता, डिप्टी साहब को आमंत्रित करता, उन्हें फर्श पर बैठाल देता, इसके बाद स्वयं कुर्सी पर बैठकर व्याख्यान देते हुए कहता, बंधुओं, मुझे कुर्सी पर बैठने में स्वाभाविक कष्ट है, पर अतिथि सत्कार का ये नियम डिप्टी साहब ने मुझे अमुक तिथि में तहसील में बुलाकर सिखाया था। अतः उनकी शिक्षा के आधार पर हम असुविधा को स्वीकार कर रहे हैं। कहकर वैद्य जी आत्मसंतोष के साथ ठठाके मारकर हंसे। रंगनाथ का समर्थन पाने के लिए बोले, क्यों बेटा, यही उचित होता ना। रंगनाथ ने कहा, ठीक है, मुझे भी ये तरकीब लोमड़ी और सारस की कथा में समझाई गई थी। वैद्य जी ने सनीचर से कहा, तो ठीक है, जाओ देखो, कहीं सचमुच ही तो उस मूर्ख ने भंग को हल्दी जैसा नहीं पीस दिया। जाओ, तुम्हारा हाथ लगे बिना रंग नहीं आता।
बद्री पहलवान मुस्कुराकर दरवाजे पर से बोला, आओ जाओ साले, फिर से वही भंग घोटो। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, आज्ञा हो तो एक बात खन्ना मास्टर के बारे में कहूँ। वैद्य जी ने भौंहें मत्थे पर चढ़ा ली। आज्ञा मिल गई। प्रिंसिपल ने कहा, एक घटना घटी है। परसों शाम के वक्त गयादीन के आंगन में एक ढेला जैसा गिरा। गयादीन उस समय दिशा मैदान के लिए बाहर गए थे। घर में उस ढेले को बेला की बुआ ने देखा और उठाया। वह एक मुड़ा हुआ लिफाफा था। बुआ ने बेला से उसे पढ़वाकर सुनना चाहा, पर बेला पढ़ नहीं पाई। रंगनाथ बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था क्या? अंग्रेजी में कोई क्या लिखेगा, था तो हिंदी में, पर कुंवारी लड़की भी उसे कैसे पढ़ती। यह एक प्रेम पत्र था। वैद्य जी चुपचाप सुन रहे थे। रंगनाथ की हिम्मत न पड़ी कि पूछे, पत्र किसने लिखा था? प्रिंसिपल बोले, पता नहीं किसने लिखा था। मुझे तो लगता है कि खन्ना मास्टर के ही गुट वालों की हरकत है। गुंडे हैं साले, गुंडे। पर खन्ना मास्टर आपके खिलाफ प्रचार कर रहा है। कहता है कि ये पत्र रुपन बाबू ने भेजा है। जब उसकी यह हिम्मत कि आपके वंश को कलंकित करे। वैद्य जी पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा, सिवाय इसके कि वे एक मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। फिर बोले, यह मेरे वंश को क्या खाकर कलंकित करेगा? कलंकित तो वह गयादीन के वंश को कर रहा है। कन्या तो उन्हीं की है। प्रिंसिपल साहब थोड़ी देर तक वैद्य जी का मुंह देखते रहे, पर उनका चेहरा बिल्कुल रिटायर हो चुका था। घबराहट में प्रिंसिपल साहब लुढ़क कर अवधि के फर्श पर आ गिरे। दूसरी ओर देखते हुए बोले, ले भैया सनीचर, जल्दी में फंडाई ले आओ। कॉलेज में लेक्चर छूटे का समय हुई रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को सिपालगंज में लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता है। वहाँ जंगल में एक टीला है, उस पर एक देवी का मंदिर है। चारों ओर बिखरी हुई किसी पुरानी इमारत की ईंटें हैं। जंगल में करौंदे, मकोए और बेर के झाड़ हैं। ऊंची नीची जमीन है। खरगोश से लेकर भेड़िए तक, भुट्टा चोरों से लेकर डकैत तक इस जंगल में आसानी से छिप रहते हैं। नज़दीक के गांव में जो प्रेम संबंध आत्मा के स्तर पर कायम होते हैं, उनकी व्याख्या इस जंगल में शरीर के स्तर पर होती है। शहर में भी यहाँ कभी पिकनिक करने वालों के जोड़े घूमने के लिए आते हैं और एक दूसरे को अपना क्रियात्मक ज्ञान सिखाकर कभी कभी लगे हाथ मंदिर में दर्शन करके सिकुड़ता हुआ तन और फूलता हुआ मन लेकर वापस चले जाते हैं। इस क्षेत्र के रहने वालों को उस टीले का बड़ा अभिमान है, क्योंकि यही उनका अजंता, एलोरा, खजुराहो और महाबलीपुरम है। उन्हें यकीन है कि ये मंदिर देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने हाथ से देवी के रहने के लिए बनाया था। टीले के बारे में उनका कहना है कि उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना गड़ा है। इस तरह अर्थ, धर्म, इतिहास हिसाब से ये टीला बहुत बड़े महत्व का है। इतिहास और पुरातत्व जानने के कारण रंगनाथ की बड़ी इच्छा हुई कि इस टीले का सर्वेक्षण करें। उसे बताया गया था कि वहाँ की मूर्तियाँ गुप्तकालीन हैं। मिट्टी के बहुत से ठीकरे, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, मौर्यकालीन है। अवधि के कवि स्वर्गीय पढ़ीस की एक रचना है, माला मदार मुँह खोल के सिन्नी वाटती, ससुर का देख के घूंघट निकसा 1.5 हत्ता। खड़ी बोली में इसका रूपांतरण यूँ हो सकता है कि मेले ठेले में तो मुंह खोल के सिन्नी बांटी और ससुर को देख के घूंघट खींचा मीटर भर। वे सब मेले में जा रही थी। भारतीय नारित्व इस समय फन फनाकर अपने खोल के बाहर आ गया। वे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। मुंह पर न घूंघट था न लगाम। फेफड़े गले जवान को चीरती हुई आवाज़ में वे चीख रही थी और एक ऐसी चिचिहाट निकल रही थी जिससे सहराती विद्वान और रेडियो विभाग के नौकर ग्राम गीत कहते हैं। औरतों के झुंड इसी तरह निकलते जा रहे थे। रुपन बाबू, रंगनाथ, सनीचर और जोगनाथ मेले के रास्ते से हटकर एक सकरी सी पगडंडी पर चलने लगे। औरतों के कई रेले जब देखते देखते आगे निकल गए तो छोटे पहलवान ने कहा, सब इस तरह चिंगाड़ रही हैं
जैसे कोई बरछी खोसे दे रहा हो। सनीचर ने बताया, मेला है, औरतों के आगे पीछे बच्चे और मर्द सब उसी तरह धूल बवंडर उड़ाते हुए तेजी से बढ़े जा रहे हैं। बैलगाड़ियां आश्चर्यजनक ढंग से अपने लिए रास्ता निकालती हुई दौड़ की प्रतियोगिता कर रही हैं। पैदल चलने वाले उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक ढंग से अपने को उनकी चपेट से बचाए हुए थे और साबित कर रहे थे कि शहर के चौराहों पर सभी मोटरें आमने सामने से लड़कर अगर चकनाचूर नहीं होती तो उनसे मिलने की खूबी नहीं साबित होती, बल्कि यही साबित होता कि लोगों को आत्मरक्षा का शौक़ है। यानी जो प्रवृत्ति बिना पुलिस की मदद के जंगल में खरगोश को खूंखार जानवरों से बचाती है, या शहर में पैदल चलने वालों को ट्रक ड्राइवरों के बावजूद जिंदा रखती है, वही मेला जाने वालों की रक्षा बैलगाड़ियों की चपेट से कर रही थी। मेले का जोश बुलंदी पर था। ऑल इंडिया रेडियो अगर इस पर रनिंग कमेंट्री देता तो ये जरूर साबित कर देता कि पंचवर्षीय योजनाओं के कारण बहुत लोग खुशहाल हैं और गाते बजाते एक दूसरे पर प्रेम आनंद की वर्षा करते मेला देखने जा रहे हैं। पर रंगनाथ को गांव में आए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया। उनकी समझ में इतना आ गया था कि बनियान और अंडरवियर पहनने वाला सनीचर सिर्फ हंसी की खूबी के कारण बिरला और डालमिया से बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हंसना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस किसी का हाजमा ठीक है वह हंसने के लिए नौकर रखा जा सकता है, और यही बात गाने पर भी लागू है। रंगनाथ ने मेले को गौर से देखना शुरू किया और देखते ही इस जोशी खरोश की पोल खुल गई। जाड़ा शुरू हो जाने पर भी उसे किसी की देह पर ऊनी कोट नहीं दिख पड़ा। कुछ बच्चे एक आध फटे स्वेटर पहने हुए जरूर नजर आए। औरतें रंगीन पर सस्ती सिल्क की साड़ियों में लिपटी दिख पड़ी, पर ज़्यादातर सभी नंगे पाँव थे। और मर्दों की हालत का तो कहना क्या, हिंदुस्तानी छैला आया उजला आधा मैला। ये सब देखने और समझाने के मुकाबले पुरातत्व पढ़ना बड़ा सुंदर व्यवसाय है। उसने अपने आप को चढ़ाते हुए सोचा। रुपन बाबू की ओर सिर घुमा दिया। रुपन बाबू ने शोर मचाकर 3 साइकिल सवारों को नीचे उतार दिया। भीड़ से बचकर वे गलियारे के किनारे अपनी साइकिलें संभाल कर खड़े हो गए। एक आदमी जो इन 3 का सरदार जैसा दिखता था, सिर से एक बदरंग हैट उतार कर मुँह पर हवा करने लगा। ठंडक थी पर उसके माथे पर पसीना आ गया। एक हाफ पैंट कमीज खुले गले का कोट पहने था। हाफ पैंट बाहर निकले हुए पेट पर से खिसक न जाए, इसीलिए उसे पेटी से काफ़ी कसकर बांधा गया था, और इस तरह पेट का क्षेत्रफल 2 भागों में लगभग बराबर बंट चुका था। सरदार के दोनों साथी धोती कुर्ता टोपी वाले आदमी थे। शक्ल से बदतमीज दिखने के बावजूद अपने सरदार से बड़ी तमीज के साथ पेश आ रहे थे। आज तो मेले में चारों तरफ रुपया ही रुपया होगा साहब। रुपन बाबू ने हंसकर उस आदमी को ललकारा। उस आदमी ने आंख मूंद कर सिर हिलाते हुए समझदारी से कहा, होगा, पर अब रुपए की कोई वैल्यू नहीं रुपन बाबू। रुपन बाबू ने उस आदमी से कुछ और बातें की, जिनका संबंध मिठाइयों से और विशेषता खोए से था। अचानक उस आदमी ने रुपन बाबू की बात सुननी बंद कर दी। बोला, ठहरिए रुपन बाबू। कहकर उसने साइकिल अपने एक साथी को पकड़ाई। हैट दूसरे साथी को मोटी मोटी टांगों को आड़ा तिरछा चलता हुआ पास के अरहर के खेत में घुस गया, बिना इस बात का लिहाज किए हुए कि कई लोग खेत के बीच की पगडंडी से निकल रहे हैं और अरहर के पौधे काफ़ी घने नहीं हैं। पर दौड़ने की कोशिश में फंस गया। बड़ी मुश्किल से कोट कमीज के बटन खोलकर अपने अंदर के जनेऊ को खींचा। जब काफ़ी खींच न पाया तो उसने गर्दन एक ओर झुकाकर किसी तरह जनेऊ का एक अंश कान पर उल्झा लिया और कसी हुई हाफ पैंट से संघर्ष करता हुआ किसी तरह घुटनों पर झुककर अरहर के खेत में पानी की तरह धार गिराने लगा। रंगनाथ को अब तक पता चल चुका था कि हैट वाले आदमी का नाम सिंह साहब है। वे इस इलाके के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। ये भी मालूम था कि उनकी साइकिल पकड़कर खड़ा होने वाला आदमी जिला बोर्ड का मेंबर है। हैट पकड़कर खड़ा होने वाला आदमी
उसी बोर्ड का टैक्स कलेक्टर है। इंस्पेक्टर साहब के लौट आने पर काफ़ी देर बातचीत होती रही, पर इस बात का विषय मिठाई नहीं बल्कि जिला बोर्ड के चेयरमैन इंस्पेक्टर साहब का रिटायरमेंट और जुमला यही कि ज़माना बड़ा बुरा आ गया था। इन तीनों के साइकिल पर चले जाने के बाद रुपन बाबू ने रंगनाथ को इंस्पेक्टर साहब के बारे में काफ़ी बातें बताई, जिनका सारांश निम्नलिखित है। वैसे तो वे, जैसा कि आगे मालूम होगा, बहुत कुछ थे, पर प्रकट रूप में जिला बोर्ड के इंस्पेक्टर थे। होने को तो वे बहुत कुछ हो सकते थे, पर इंस्पेक्टर हो चुकने के बाद उन्होंने बहुत ही उचित कारणों से संतोष की फिलॉसफी अपना ली थी। वे जहाँ तैनात थे वहाँ शिवपालगंज ही प्रगतिशील था, बाकी जब सब पिछड़ा हुआ इलाका था। वहाँ के सभी निवासी जानते थे कि अगर उनका पिछड़ापन छीन लिया गया तो उनके पास कुछ और न रह जाएगा। ज़्यादातर किसी से मिलते ही वे गर्व से कहते कि साहब, हम तो पिछड़े हुए क्षेत्र के निवासी हैं। इसी से वे इंस्पेक्टर साहब पर भी गर्व करते हैं। इंस्पेक्टर साहब उस क्षेत्र में 40 साल से तैनात थे और उनके वहाँ होने की ज़रूरत आज भी वैसी ही थी जैसी 40 साल पहले थी। इंस्पेक्टर को कई तरह के काम करने पड़ते थे। वे भी जेब में इलेक्ट्रोमीटर डालकर घूमते और राजहंसों की तरह नीरछीर विवेकी रहते हुए नीरछीर में भेद न करने वाले ग्वालों के मोती चुंगा करते। छूत की बीमारियों के वे इतने बड़े विशेषज्ञ थे कि किसी के मरने की खबर पढ़कर महज अखबार सूंघकर बता देते थे कि मौत कालरा से हुई या गैस्ट्रोएंटेराइटिस से। वास्तव में उसका जवाब ज़्यादातर एक सा होता। इस देश में जैसे भूखमरी से किसी की मौत नहीं होती, वैसे ही छूत की बीमारियों से भी कोई नहीं मरता। लोग यूं ही मर जाते हैं और झूठ मूठ बेचारी बीमारियों का नाम लगा देते हैं। उनके जवाब का कुछ ऐसा ही मतलब होता। वैश्याओं और साधुओं की तरह नौकरी पेशा वालों की उम्र के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर इंस्पेक्टर साहब को खुद अपनी उम्र के बारे में कुछ कहने में संकोच न था। उनकी असली उम्र 62 साल थी, कागज़ पर 59 साल, देखने में 50 साल। अपनी उम्र के बारे में ऐसी बेतकल्लुफ़ी से बात करते थे जैसे वह मौसम हो। वे सीधे साधे परोपकारी किस्म के घरेलू आदमी थे। नमस्कार के फौरन बाद बिना प्रसंग के बताते कि उनका भतीजा ही आजकल बोर्ड का चेयरमैन है। उसके बाद ही एक किस्सा शुरू हो जाता। इसमें आरंभ के बोलते, भतीजा जब बोर्ड का चेयरमैन हुआ तो हमने कहा कि यह किस्सा पूरे क्षेत्र में दूध मिले हुए पानी की तरह व्यापक हो चुका था। किसी की जगह सुना जा सकता था कि भतीजा जब बोर्ड का चेयरमैन हुआ तो हमने कहा कि बेटा, हम बहुत हुकूमत कर चुके, अब हमें रिटायर हो जाने दो, अपनी मात हती न गिराओ। पर कौन सुनता है आजकल हम बुजुर्गों की। सभी मेंबर पहले ही चिल्ला पड़े, वाह वाह, ये कोई बात हुई। भतीजा बड़ा आदमी हो जाए तो चाचा को इसकी सज़ा क्यों मिले, देखें आप कैसे रिटायर हो जाएंगे। बस तभी से दोनों तरफ पर बात अड़ी है। पिछले 3 साल से हम हर साल रिटायर होने की दरख्वास्त देते हैं और उस तरफ से मेंबर लोग हर साल उसे खारिज कर देते हैं। अभी यही किस्सा चल रहा है। इस लत के साथ उन्हें एक दूसरी लत भी पड़ गई थी। उन दिनों वे रोज स्टेशन पर शहर से आने वाली गाड़ी देखने लगे थे। गाड़ी आने के पहले और बाद के प्लेटफार्म पर नियमित रूप से टहलते, तंदुरुस्ती बनाते और अपने को दिखाने के लिए। स्टेशन मास्टर ड्यूटी करता रहता। वे टहलते टहलते उसके पास पहुंच जाते और कुल्हड़ जैसी हैट सिर पर रखे हुए कुर्सी पर बैठ जाते। फिर पूछते, बाबूजी, पैसेंजर गाड़ी कब आ रही है। स्टेशन मास्टर उन्हें बहुत दिन से देख चुका था, उसे कुछ और देखना बाकी न था। रजिस्टर पर निगाह झुकाए हुए कहता, जी आधा घंटा लेट है। वे कुछ देर चुप रहते, फिर कहते, क्या हाल चाल हैं बच्चों के। जी भगवान की दया है। वे मासूमियत के साथ पूछते, आपका भतीजा भी तो रहता था आपके साथ। जी हाँ, भगवान की दया है, अच्छा लग गया, टिकट कलेक्टर हो गया। वे जवाब देते, अपना भतीजा भी अच्छा लग गया। पहले तो जब वह वॉलंटियर था लोग हंसी उड़ाते थे, आवारा कहते थे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब हंसते कहते, अब तो मैं उसी का मातहत हूँ, रिटायर होना चाहता हूँ पर ये होने ही नहीं देता। स्टेशन मास्टर रजिस्टर देखता रहता। वे दोहराते, 3 साल से ऐसे ही खिंच रहा है,
मैं नौकरी से अलग होना चाहता हूँ। वह कहता है, तजुर्बेकार आदमियों की कमी है। आप क्या गजब कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर कहता, बड़े बड़े नेताओं वाला हाल है। वे भी बार बार रिटायर होना चाहते हैं, पर उनके साथ वाले उन्हें छोड़ते ही नहीं। वे दोबारा हंसते, कहते, बिल्कुल वही हाल है। फ़र्क यही है कि मुझे रोकने वाला मुझसे बहुत ऊंचा बैठा है, उसको रोकने वाले उनसे बहुत नीचे हैं। वे जोर से हंसने लगते। स्टेशन मास्टर रजिस्टर के पन्ने पलटने लगता। कुछ दिनों बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब को अनुभव हुआ कि स्टेशन मास्टर अपने काम में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वे अब जाकर कुर्सी पर बैठते तो वे भौंहों में बल डालकर रजिस्टर को बड़े गौर से देखा करते थे। कभी कभी वह पेंसिल से एक कागज़ पर जोड़ बाकी भी लगाते। रजिस्टर तो वह पहले ही पढ़ता था। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का लिखा हुआ उपन्यास राग दरबारी। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारत।